यार I never wanted to talk about this, but let's talk about arranged marriages. लड़कों को ना बहुत बड़ा भ्रम है क्योंकि इंटरनेट पे कि अरेंज्ड मैरिजेस में ज़्यादा इज्जत मिलती है. Sudden rise of office affairs in India. It's not a news to me. मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ही एक तरीके से ये अफेयर्स चलते ही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले. बट ऑफिसेस ज़्यादा बर्बाद हैं इसके लिए. आओ इसको देखते हैं. कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अपने कॉलीग या फिर बॉस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऐसे कई वियर्ड केसेस सुनने मिल रहे हैं. ये ओयो में क्या होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था ना तुम्हें? क्या कर रही है तू यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसके साथ? नीचे. किसके साथ आई? किसी के भी साथ आई हूँ. तुझे क्या मतलब? ये अक्षय कुमार क्यों बन रही है? उसका बैक टू द फ्यूचर की वो कौन सी मूवी आई थी हिंदी में जो बनाई थी इन्होंने, एक्शन रिप्ले. मुझे एकदम से अक्षय कुमार याद आ गया. एक्शन रिप्ले का आवाज नीचे. ऑडेसिटी भाई, एक तो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, ऊपर से कमांड फेंक रही है सामने से. भाई साहब, जीरो रिस्पेक्ट फॉर हर पार्टनर. तेरे तो मैं बैंड बजाऊंगी हमने. तू क्या जानता है? तेरे जितनी बेटी है इसके और यार इसके आधी उम्र की लड़की है ये. हे भगवान भाई, शी डज नॉट इवन लुक लाइक अ फुल ग्रोन अडल्ट. कतई बच्ची सी है भाई. अरे अंकल, अधेड़ उम्र के जो आदमी होते हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो 38 और 38 के ऊपर, उनको ना ज़्यादा कीड़ा होता है. चाहे तुम ऑफिस में देख लेना, मैनेजर्स बॉसेस, कतई बाल सफ़ेद हो रहे हैं पर बुढ़ा काबू नहीं आ रहा. इसको हर फ्रेशर पे, हर न्यू ज्वाइन करने वाली लड़की पे लाइन मारनी है, फ्लर्ट मारना. भाई टिक जा, काम कर ले. उसके साथ वीडियो चैट करता है. ये सारी चीजें क्या है पापा? आप ये सब उसके लिए कर रहे हो? ओह नो, ओह माय गॉड भाई. इमेजिन बीइंग इन दिस गाइस सिचुएशन. आई होप तुम में से कोई भी ऐसे सिचुएशन में ना आए और ऐसी हरकतें ना करे. बट इमेजिन कि तुम्हारी बेटी के दिमाग में भी तुम्हारी रिस्पेक्ट चली गई. आई डोंट थिंक यूल हैव एनी विल टू लिव एट दैट पॉइंट अनलेस आप बहुत बेशरम हो. 2020 गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को कोविड लॉकडाउन के पहले उसके घर इंदौर में छोड़ा और वो वापस गुड़गांव आ गया. लेकिन इसके बाद 2 साल तक उसने अपनी बीवी और उसके न्यू बॉर्न बच्चे से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया. इससे परेशान होकर जब वाइफ वापस गुड़गांव आई तब उसे पता चला कि हस्बैंड ने तो उसके ऑफिस की ही एक लड़की से शादी कर ली, दोनों साथ में रह भी रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन के बाद तो एक बच्चा भी हो गया था. मुझे कोविड हो गया है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ, ये शब्द बोल के मुंबई में एक आदमी ने अपने वाइफ का कॉल कट कर दिया. कई दिन परेशान होने के बाद, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वाइफ ने फाइनली मिसिंग कंप्लेंट फाइल की. तब फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो आदमी तो मरने का बहाना बना के अपने कॉलीग के साथ इंदौर भाग गया था. उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसीलिए उसे अपनी बीवी से कैसे भी करके पीछा छुड़वाना था. ब्रो नो, अपनी मौत कौन फेक करता है भाई? इट्स लाइक तुमने कॉलेज में ये स्टोरी सुनी होंगी कि एक हरामजादा लड़का था, वो लड़कियों को बताता घूम रहा है कि मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे, मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरा ये ऑर्गन फेल हो रहा है या मुझे कैंसर है. तो उसका ये तरीका था लड़कियों की सिंपैथी गेन करके उनके साथ इंटीमेट होने का. तो लड़कियों को तरस आ जाता था कि भाई हाय बेचारा कुछ दिनों में वैसे ही मर जाएगा. ओह माय गॉड भाई, अपनी मौत. भाई आई स्वेयर, मतलब मुझे हंसी आ रही है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द विजुअल्स, क्योंकि पीछे पिलो फाइट वगैरह चल रही है. बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट भाई, ये रिलेशनशिप्स में चीट करने वाले लोग यहाँ से कितने गए होते हैं भाई, यहाँ से कितने खत्म होते हैं. तुम सोचो कभी इस चीज के बारे में. लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक केसेस हो चुके हैं जहां लोगों ने लिटरली मर्डर जैसे क्राइम्स कमिट कर दिए हैं सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिस अफेयर्स के लिए. चेन्नई के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने कॉलीग के लिए अपनी बीवी का मर्डर कर दिया. बेंगलुरु में हारिनी नाम की एक औरत ने उसके को वर्कर के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करने की कोशिश की तो उसके को वर्कर ने, जिसका नाम यशस था, उसने हारिनी का ही मर्डर कर दिया. और सोनम रघुवंशी वाला हनीमून मर्डर केस तो हम सब जानते हैं. ब्रो ये लड़की भाई, एक तो मुझे अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से बहुत प्रॉब्लम है. अब तुम लोग इस चीज से अग्री करो ना करो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि एक तो लड़कियों के विल के अगेंस्ट बहुत सारी शादियां होती हैं अरेंज्ड मैरिजेस में. पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि भाई इस लड़की का अफेयर है, वो क्या करेंगे,
शादी से पहले उसके ज़बरदस्ती ब्रेकअप करवा रहे हैं, उसको कमरे में बंद कर रहे हैं, उसका फ़ोन छीन रहे हैं, उसको भाई लठ मार रहे हैं, बेल्टे मार रहे हैं, भाई तू ब्रेकअप कर, तेरी तो हम शादी करवा के ही मानेंगे। क्यों? ये ज़्यादा उछल रही है, ये ज़्यादा उड़ रही है, इसकी शादी करवा के इसको बांध दो। मतलब चिड़िया के ऐसे पंख बांध दो वाला लॉजिक उनका होता है कि ये उड़ेगी नहीं, उसके बाद पंख ही बांध दो, इसकी शादी करवा दो। ये लॉजिक से भाई अरेंज्ड मैरिज बहुत सारी हो रही हैं हमारे देश में एटलीस्ट। इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ से। और उसके बाद आप फाउंडेशन ही पूरा जो है वो झूठ पे बिल्ड कर रहे हो। लड़के को आपने ये बता रखा है कि भाई इस लड़की का कोई अफेयर नहीं रहा है। लड़के को आप जो लड़की दिखा रहे हो, शादी के दिन जो उसको लड़की दिख रही है और अरेस्ट के दिन जब दुनिया को उस लड़की की फोटोज दिखी तो उस लड़की के चेहरे और स्किन टोन में इतना फर्क था जैसे पूर्णिमा और अमावस्या की रात में रोशनी का। भाई आप मेकअप यूज करो पर लड़की के स्किन टोन के हिसाब से करो ना। ये आप केट विंसलेट क्यों बना रहे हो उसको टाइटैनिक की? क्या ब्रिटिशर बना के आपने लड़के से दुगना लगाम लेना है क्या? ये क्या मेकअप है भाई? ये तो धांधलेबाजी है। और जब आपने फाउंडेशन ही पूरा झूठ पे बिल्ड कर दिया फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीजें स्मूथली रन करे। मेरा ये मानना है कि भाई सालों साल से ये जो चालाकियां, धांधलेबाजियां और लड़कियों के साथ जबरदस्ती हुई है ना, अब उसका कॉन्सिक्वेंस दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि गुस्सा जो है, चिढ़ जो है, वो है अपने पेरेंट्स की हरकत के लिए, पर निकली किस पे? मेरे ख्याल से इसमें भी राज जो सोनम का बॉयफ्रेंड था वो एक्चुअली में उसका ऑफिस एम्प्लॉय था जिसने सोनम के साथ मिलकर राजा का यानी कि उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। एंड ऐसे सिर्फ इक्के दुक्के केसेस नहीं है, इनका ऑफिशियल स्टैट्स भी काफी शॉकिंग है। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 34% एम्प्लॉइज का ऑफिस अफेयर रह चुका है। 34% यानी हर 3 में से एक इंसान का अपने जिंदगी में कभी ना कभी ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है, विच इज अ वेरी कंसर्निंग फिगर। ये है ग्लेंडन जो कि टिंडर और बम्बल जैसे ही एक पॉपुलर डेटिंग ऐप है। ये स्क्रीन देखो, मेरे दिमाग में तब से यही आ रहा था। ये जो एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की बढ़ गई है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इस वक्त हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइंड है कि हम उसके शिकार हो चुके हैं। आपके हाथ में इंस्टाग्राम है, आपके हाथ में टिंडर है, उस फोन में पता नहीं क्या क्या चलता है। अडल्ट मूवीज और MMS अपलोड होने बहुत ही एक नॉर्मल चीज हो गई है। टेलीग्राम, ऐसे में आपका दिमाग वायर हो चुका है इन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए। लड़की उधर से कुछ चीजें देख रही है इंस्टाग्राम पे, उसको फोमो हो रहा है, वो सोच रही है मैं ये चीजें चाहती हूँ मेरा पार्टनर मेरे साथ करे, बट उसको वो चीजें कम्युनिकेट करने में शर्म आ रही है। और उसको अब एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है कि भाई बाकी लोग शायद ये सब कर रहे हैं। और लड़के के साथ भी शायद अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई बाकी लोग ये सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। फोमो फोमो फोमो, 2 ठरकी मिले, ओयो की एक्सेसिबिलिटी, भाई यहीं के यहीं बुक करो, घुस जाओ होटल रूम में 1 घंटे के लिए, कोई कुछ नहीं पूछता। ये एनवायरनमेंट ही इस तरीके से डिजाइन हो चुका है आज की डेट में। एंड इट इज फैक्ट कि जिस तरीके से तुम्हारे एनवायरनमेंट में तुम जिस तरह की चीजों से सराउंडेड होगे वो तुम्हारे मेंटल स्टेट को और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को बहुत अलग लेवल पे अफेक्ट करती है। आई विल शो यू समथिंग। मैं टाइम टू टाइम ये बुक पढ़ता रहता हूँ, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक हैबिट्स। काफ़ी अच्छी बुक है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। और इसमें एक बकायदा चैप्टर है, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स। तो इसमें इस चीज़ को एक सुपरमार्केट के एग्जाम्पल से समझाया गया है, सुपरमार्केट्स के डिज़ाइन से। तो बेसिकली वो इस तरीके से इंटेंशनली डिजाइंड होते हैं कि जो चीज़ें आप नहीं भी खरीदना चाहते आप वो चीज़ें भी खरीद के आ जाओ। और ये कंप्लेन और इसके ऊपर मीम्स तुमने आइकिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, ये फर्नीचर मुझे चाहिए ही नहीं था, मैं खरीद के क्यों आ गया। इट्स डिजाइंड इन अ वे कि वो तुम्हारे दिमाग को वो डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे। बाय द टाइम आप कैशियर के पास पहुंचते हो, आपके सामने 100 छोटी छोटी चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, मेंटोस, पता नहीं क्या क्या रखा होता है। आप जाते जाते उठा ही लेते हुए कि चल यार 10 रुपए का और सही। उनका सेल सोचो किस लेवल पे बूस्ट होता है, वो 10 रुपए जुड़ के। एंड वी नेवर रियलाइज इट। एंड बाय द सेम एग्जाम्पल, अगर आपके एनवायरमेंट में मीठी चीजें बहुत ज्यादा रखी हुई हैं और आप सोच रहे हो कि मैं डाइट पे जाऊंगा, मैं सेल्फ कंट्रोल रखूंगा, अपने आप को डिसिप्लिन, नहीं होने वाला मेरे भाई। The only way you stay disciplined is by changing your environment. अगर मैं फ्रिज खोलता हूं और रखी ही सैलेड, सब्जियों और फ्रूट्स हैं, मीठे के नाम पे मुझे बस फ्रूट्स ही मिलने वाले हैं, स्लोली मेरा ब्रेन फोर्स हो जाएगा उस फ्रूट से डोपामिन डराइव करने के लिए।
फ्रुक्टोज विल बी इनफ शुगर फॉर माई बॉडी, क्योंकि मैं उसको और कुछ फीड ही नहीं कर रहा, ऊपर से कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल ही नहीं रहा बॉडी में। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लॉन्ग रन में हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो अगर कोई स्नैपचैट पे है जिसमें वैनिशिंग मैसेजेस होते हैं, तो भाई उससे दूर हो जाओ। वो इंसान, वो महिला वैलिडेशन पे रन कर रही है अपने प्राइम एज में। उसका अकेला पर्पस बस ये है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से अटेंशन चाहिए। ऐसा इंसान जो हर तरीके से वैलिडेशन लपेटने की कोशिश कर रहा है, वो उसका एडिक्ट हो चुका है। वो उसके बिना जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। और जब उसको वो मिलनी बंद होगी फ्यूचर में, तो किक इन होती है डेस्परेशन कि वो सब कहाँ गया। और वो डेस्परेशन में आते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, जिसमें ये हरकतें होती हैं मैरिज के बाद। मगर सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। एंड दिसंबर 2024 में ग्लेंडन ने अनाउंस किया कि इंडिया में उनके ऐप के यूजर्स में एक मैसिव 270% का इंक्रीज हुआ है, विच इज अगेन अ ह्यूज फिगर। इसी ऐप के सर्वे से पता चला कि 25% इंडियंस जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं। एंड सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन्हें इसका कोई गिल्ट भी नहीं है। सर्वे में 71% वुमेन और 61% मेल्स ने कहा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कोई इमोरल बात नहीं मानते हैं, विच क्लियरली शोज कि हमारी सोसाइटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदल चुकी है। एंड डेटा की क्या जरूरत, इमोरल हो रही है। आज की दुनिया में लोग हायर एनर्जीज में बिलीव नहीं करते, वो कार्मिक वेट में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है हम कहीं भी मुंह मार लेंगे, कहीं भी कुछ भी हरकत कर लेंगे और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। एंड येट दे वेक अप एवरी डे डिप्रेस्ड, एंग्शियस। और वो पैटर्न्स तब भी नोटिस नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों हम स्टक हो गए एक ही जगह। वाई डू आई नॉट फील लाइक वेकिंग अप एंड गेटिंग आउट ऑफ माई बेड एवरी मॉर्निंग। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं और आपके सबकॉन्शियस को पता है। जरूरत है। सोशल मीडिया पे तो ऐसे वीडियोस की आपको भरमार मिल जाएगी जहां एक पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ा गया है एंड दूसरा पार्टनर चिल्ला रहा है। घूम ली देख लिया मैंने। क्या हो गया? पीछे हो, नंगे हाथ पकड़ा ना, चल कर कर क्या पकड़ेगा तुझे? क्या कर लिया मैंने। पकड़ेगा? क्या कर रहे हो अंकल? हैप्पी बर्थडे। मेरा शौहर है ये, इस बच्चे का बाप है और ये आज दूसरी शादी कर रहा, मुझे बोला मैं 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। हाँ, ये दुनिया से कहान हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, तो आप आ रहे हो यहाँ पे ले लिया। 2020 से चल रहा है। 2020 से चल रहा है। सो आखिर इंडिया में आंटी फ्लेक्स मारने की बात नहीं है, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठती है ये सब हरकतें जब आप करते हो। सडनली ऑफिस अफेयर्स इतने तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी कोई गलतियां हैं जो एक पार्टनर दिस इज अ पैटर्न दैट यू एक्चुअली नोटिस विद पीपल हु चीट। इनके पास ना हमेशा जस्टिफिकेशंस रेडी रहते हैं अपनी चीटिंग के। मतलब ऐसा होता है कि जब इनको पता चलेगा ना भाई हम पकड़े गए, ये नंगपने पे आ जाएंगे, ये कपड़े ही उतार देंगे कि हाँ कर ले जो करता हो, हाँ कर ले, हाँ मैंने किया तो तू ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा जेन्युइन कंसर्न है ऐसी किसी बात को लेके, उससे हट जाओ। वो घटिया इंसान है, वो घटिया ही निकलेगा फ्यूचर में, अगर अब तक तुम्हें नहीं समझ आया तो। कर रहा है रिलेशनशिप में या कर रही है जिस वजह से दूसरा पार्टनर मजबूर हो जा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए। देखो सबसे पहले तो एन अफेयर इज नेवर द सोल्यूशन, एन अफेयर इज नेवर जस्टिफाइड। लेकिन हाँ, इस सब्जेक्ट पर डेज ऑफ रिसर्च करने के बाद हमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स मिले हैं जो कपल्स जाने अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन दीज मिस्टेक्स आर लिटरली किलिंग देयर मैरिज। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉयज का वर्क एनवायरनमेंट भी एक मेजर रीजन है। इनफैक्ट एक सर्वे से पता चला कि मेजॉरिटी ऑफिस अफेयर्स के पीछे का रीजन है ऑफिस में होने वाली वाइल्ड पार्टीज। इससे इस हरकत से मुझे कुछ याद आया। आजकल एक ट्रेंड चला है जहाँ लड़कियाँ ढोल वाले के ढोल पे बैठती हैं और वो ढोल पीटता है, फिर लड़की को बिठा के खूब उछालता है। फैमिलीज अलाउ भी कैसे कर रही हैं ये, और ये सब देखने के बाद दूल्हा शादी कैसे कर ले रहा है। भाई तेरे में 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भाई उठ के निकल जा। What kind of fun is this कि your ass is touching someone else's chest or face while he's beating the drums और आप उस ड्रम के ऊपर बैठ। What the f are you doing भाई?
ये ओपन कल्चर के नाम पे क्या बकैतियां करने लग गए हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। दिमाग चल चुका है भाई कुछ लोगों का, तो मैं सच बताऊं। स्पेशली आईटी और बीपीओ सेक्टर्स में, जहां नाइट शिफ्ट्स या फिर ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। सो एक्चुअली इन अनकन्वेंशनल शिफ्ट टाइमिंग्स जैसे कि रात के ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स में होता क्या है कि टाइमिंग्स की वजह से मेजॉरिटी एम्प्लॉइज अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ हो जाते हैं, जिस वजह से ऐसा देखा गया है कि कई कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ऐसे पार्टीज अटेंड करते हैं जिन्हें कहा जा रहा है वाइल्ड पार्टीज। अब ये पार्टीज कंपनी ने ही ऑर्गेनाइज किए हो सकते हैं या फिर कोई एक कॉलीग या फ्रेंड ऑर्गेनाइज किया हो सकता है, मगर यहाँ सबसे कंसर्निंग बात यह है कि अक्सर इन पार्टीज में फिजिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं या फिर कैजुअल हुकअप्स होते हैं। टेलीग्राफ ने इंडियन मेट्रो सिटीज में एक सर्वे किया था, तो उससे पता चला कि मुंबई के 89% सर्वेड एम्प्लॉइज और बेंगलुरु के 74% एम्प्लॉइज ने कहा कि हाँ वो ऐसी पार्टीज अटेंड करते हैं एंड हाँ इन पार्टीज में फिजिकल रिलेशनशिप्स या फिर कैजुअल हुकअप्स होते हैं। एंड लगभग 19% लोगों ने ये भी बताया कि हाँ ऐसे ही ऑफिस पार्टीज की वजह से ही उनके ऑफिस अफेयर्स की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट मैंने ना सालों साल इस बात में बिलीव किया और मैं आज भी करता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड इट्स नॉट अबाउट मेन और वुमेन, स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं। आई एम सेइंग स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर एडिक्टेड टू पार्टिंग। ये लोग अनजानों की भीड़ से वैलिडेशन ढूंढते हैं, इनको कुछ ना कुछ उनसे चाहिए होता है, ये बात तुम समझ लो। इनको रोज नया कनेक्शन चाहिए और वो कनेक्शन किसी भी हद तक जा सकता है। ये है प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग जो कैजुअल पार्टी करता है, साल में 2 बार 3 बार कभी न्यू ईयर पे मस्ती मारने निकला है, वो गलत इंसान नहीं है। थोड़ा फन लाइफ में ज़रूरी है। जब आप सिंगल हो, यू वांट टू पुट योरसेल्फ आउट इन द डेटिंग मार्केट, तो आपको समहाउ किसी से मिलना पड़ेगा, बट उसके सही तरीके हैं। यू कैन जॉइन अ जिम, यू कैन जॉइन अ हेल्दी प्लेस, यू कैन जॉइन अ फाइटिंग क्लब, यू कैन जॉइन सम आर्ट क्लब, अ डांसिंग क्लास। सही लोगों से सही तरीके से मिलने के तरीके हैं। आप किसी म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, कहीं लाइव परफॉर्मेंस में, कॉन्सर्ट्स में किसी से मिल सकते हो, बट इफ यू चूजिंग टू मीट पीपल थ्रू नाइट क्लब्स, तो बहुत कम चांस है तुम्हें अच्छा इंसान मिलेगा। बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। ज़्यादातर लोग जो एडिक्टेड होते हैं नाइट क्लब्स के या पार्टिंग के इन जनरल, जो ये तुम्हारे सामने डील रख देंगे कि भाई मुझे तो शादी के बाद हर सैटरडे संडे पार्टी चाहिए, कॉल एवरीथिंग ऑफ। नो मैटर तुम किस स्टेज ऑफ रिलेशनशिप पे हो, कॉल दैट ऑफ, रन अवे। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली के एक स्टडी ने तो ये तक सीधा कह दिया कि नाइट शिफ्ट्स किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप्स की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन था कि जिन नाइट शिफ्ट करने वाले कपल्स की शादी को 5 साल से कम हुए थे और उन्हें एक बच्चा भी था, वो कपल्स डिवोर्स लेने के लिए 6 टाइम ज्यादा लाइकली थे एज कम्पेयर टू वो कपल्स जो डे शिफ्ट में काम करते थे। सोचो, सिर्फ शिफ्ट के टाइमिंग्स एक अच्छे खासे मैरिज को डिवोर्स तक ला सकता है। एंड ये नाइट शिफ्ट्स एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हाँ, अभी आप लोग ना जब ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो, इन योर माइंड तुम कॉर्पोरेट्स को ब्लेम करना शुरू कर दोगे, बट तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा तुम लोग पूरी रात जागते हो, मूवीज देखते हो, एनिमेस देखते हो, सीरीज देखते हो बैक टू बैक, एंड तुम्हारा स्लीप साइकिल मेस्ड अप है फ्रॉम द एज ऑफ 14 और 15। इससे होगा क्या, लॉन्ग रन में लड़कों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस खत्म हो जाती है, हर तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस किक इन होता है, लड़कियों को पीसीओडी होता है और जने क्या क्या। आपका ड्राइव यहाँ था, वो यहाँ से भी नीचे गिर गया है। अब आपका किसी के साथ भी इंटीमेट होने का मन नहीं हो रहा है, ना आप किसी के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, ना आप घूमना फिरना चाहते हो। योर ओनली पर्पस इन लाइफ नाउ इज कि मैं काम करूँ, खाऊं, सो जाऊं, अपनी मूवी देख लूँ, गेम खेल लूँ। दैट इज ऑल यू डू। कॉन्वर्सेशंस डेड हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली ये होगा। इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द हार्मोन्स गेटिंग मेस्ड अप बिकॉज ऑफ योर स्लीप साइकिल्स। बहुत सारे लोग जो हसल कल्चर में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं अबे 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, सब फालतू बातें हैं, 8 घंटे। भाई दिख जाएगा तुझे कुछ दिनों में, जब बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, टेस्ट नीचे आ जाएगा और तू गुप्त रोग वाले डॉक्टर के पास घूम रहा होगा ना कि भाई गड़बड़ है, दवाई दो, उस दिन पूछूंगा मैं। 8 आवर्स ऑफ स्लीप एक रेगुलर एवरेज इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अ पर्सन हु वर्क्स आउट
उसकी बॉडी को कई बार 9 से 10 घंटे की भी स्लीप चाहिए होती है टू कंप्लीटली रिकवर। इसीलिए जो लड़के जिम करते हुए बड़े हुए हैं उनको पता है कि जो बॉडीज हमने कॉलेज टाइम में बना ली वो हम अडल्ट लाइफ में नहीं बना सकते, क्योंकि हम इतना ज्यादा सो ही नहीं पा रहे, वो लेवल ऑफ रिकवरी नहीं मिल रही बॉडी को। तो भाई स्टॉप ब्लेमिंग कॉर्पोरेट्स फॉर एवरीथिंग। मैं अपनी सोशल लाइफ हर तरीके से सैक्रिफाइस कर चुका हूं टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, क्योंकि मैं ये लाइफ नहीं चाहता हूं। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेन समथिंग इन लाइफ। इट्स ऑलवेज अ चॉइस, रिमेंबर। क्लेयर रीड जो कि यूके की एक लॉ फर्म में सीनियर एसोसिएट है, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जितने भी कपल्स नाइट शिफ्ट की वजह से डिवोर्स लेने आते थे उनमें से 80% डिवोर्स वाले कपल्स इनफिडिलिटी यानी अफेयर्स की वजह से ही डिवोर्स ले रहे थे। बट ऑफ कोर्स इंडियन एम्प्लॉइज का सिर्फ एक ही परसेंटेज नाइट शिफ्ट्स में काम करता होगा, मेजॉरिटी एम्प्लॉइज तो नॉर्मल डे शिफ्ट्स में ही काम करते हैं, राइट? सो ऐसे में इन एम्प्लॉइज के अफेयर्स के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे में ये बात पता चली कि 55% वर्कप्लेस अफेयर्स एम्प्लॉय और बॉस के बीच में हो रहे हैं। एंड यही है हमारा रीजन नंबर 2, अफेयर फॉर करियर ग्रोथ। आज इंडियन जॉब मार्केट इज एट इट्स वर्स्ट। 47% प्रोफेशनल्स उनकी करंट सैलरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कई लोगों को एजुकेशन लोन भरने में तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड पिछले 3 सालों में इंडियन बैंक्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने लोन्स लिए लेकिन अब वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, इनकी मात्रा 142% से बढ़ चुकी है। 50% इंडियंस को पिछले साल लिए लोन की EMI भरने में प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड द स्कैरियस्ट डेटा ऑफ ऑल, 75% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं। यानी अगर किसी दिन अचानक से उनकी जॉब चली गई तो उनके सर्वाइवल पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं कभी ये नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं सालों से फ्रीलांस कर रहा हूं, कि कॉर्पोरेट वालों के पास इतने सालों साल का वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद और पैकेजेस होने के बाद, जहाँ इनको इन हैंड, चलो मैं कहता हूँ अच्छा भी मिल रहा है, 45 मिल रहा है, 50 मिल रहा है किसी को इन हैंड, सेविंग्स कैसे नहीं बचते हैं? अगर तुम्हारा खर्चा कम्यूट का इतना ज़्यादा है, जो कि है, मैंने कुछ लोगों को देखा है मॉर्निंग मेट्रोज में जिम जाते हुए, जब मैं दिल्ली में रहा करता था, भाई वो 3-3, साढ़े 3 हज़ार के हफ्ते का मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाते थे। इतना लंबा कम्यूट करके जॉब्स पे जा रहे थे वो, क्योंकि उनके घर शायद दिल्ली में थे, जाना उनको गुड़गांव होता था, मुझे नहीं पता क्या सीन है। दैट्स अ लॉट अगर वो एक हफ्ते का अमाउंट है बस। तो मैंने माना इस तरह के खर्चे आपके बहुत सारे हैं और वो ज़रूरी खर्चे हैं, पर क्या सच में डेट करना, पार्टी करना, दारू पीना, अननेसेसरी चीज़ों में अपने पैसे खराब करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका सर्वाइवल ही आप सिक्योर नहीं कर पा रहे? इज इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट? इज व्हाट यू पीपल शुड आस्क योरसेल्फ। वियर्ड भाई। 75% इंडिया जैसे एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है, वो भी एक ऐसे दौर में जहां छोटे ऑफिस से लेकर टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में मास लेऑफ्स जारी है। Almost 40,000 employees lost their jobs. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight in India, now facing financial distress. Between 60 and 80,000 workers in India lost their jobs, and it's not over yet. अब ऐसे में क्या मुझे सही में प्रूफ करने की जरूरत है कि आखिर क्यों 55% वर्कप्लेस अफेयर्स एम्प्लॉइज का उनके बॉसेस के साथ हो रहा है? ब्रो, दिस इज सो रॉन्ग। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग बहुत नीच गलीच किस्म के होते हैं जो कि हायरार्की में ऊपर आने के लिए किसी भी लेवल तक और किसी भी बिस्तर में गिरने को तैयार रहते हैं, मैं मानता हूँ। पर एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें फीमेल हाइपोगमी का है। There's a reason why women get attracted to men जो हायरार्की में उनसे ऊपर होते हैं, सोशल स्टेटस में, पैसे में, रेप्यूटेशन में उनसे ऊपर होते हैं। सर्च अबाउट फीमेल हाइपोगमी। बचपन से तुमने देखा है कि स्कूल के सीनियर्स हमारे बैच की लड़कियां ले जाते थे जो 9th में होती थी, 10th में होती थी, उनको 12वीं के लड़के ले जाते थे। कॉलेज में आए तो फर्स्ट ईयर की लड़कियां 3rd 4th ईयर के लड़के ले गए। MBA वाले बॉयफ्रेंड है। अब कॉलेज से बाहर कोई जॉब करने वाला बंदा है जिसका बिजनेस है, वेल सेटल्ड है, उस बंदे के साथ, और तुम निराश हो जाते थे। क्या कर सकते हो? कैसे तुम ऐसे इंसान से compete करोगे जो महीने के 50,000 कमा रहा है जब तुम्हारी जेब में 50 रुपए नहीं है?
हाउ द हेल आर यू गोइंग टू कम्पीट विद दैट मैन? तुम पीछे हट जाते हो, तुम कंप्लेन करते हो उसके बारे में कि अबे यार ये लड़कियां पता नहीं क्या है, इनके कॉलेज के बाहर के बंदे, अबे ये साले सीनियर, ये क्यों हो रहा है? रीड अबाउट इट. फीमेल हाइपोगमी ऑलवेज चेजेस फॉर बेटर, फॉर स्ट्रॉन्गर. उनका बायोलॉजिकली वो वायर्ड हैं टू गेट अट्रैक्टेड टू मैन जो हायरार्की में उनसे ऊपर हैं हर तरीके से. इसीलिए अपने साथ के लड़कों को वो उस तरीके से देखती ही नहीं, उनको अट्रैक्शन ही नहीं होती. दैट्स द ओनली रीजन. एक रिसर्च फर्म साइनोवेट ने मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे मेट्रो सिटीज के 500 कंपनीज में जब सर्वे किया, उस सर्वे में 44% रिस्पोंडेंट्स ने एग्री किया कि हाँ, ऑफिस अफेयर उनके करियर में ग्रोथ हासिल करने का सबसे क्विकेस्ट तरीका है. इनफैक्ट 30% यानी हर 10 में से 3 एम्प्लॉयज ने तो ये तक एग्री किया कि हाँ, ऑफिस अफेयर की वजह से ही उन्हें जल्दी हाइक्स और प्रमोशंस मिले हैं. ये केस देखना मुंबई की. आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट वर्क. ऑल आई एम सेइंग इज रीजन कुछ और है, बट चीटर्स अपनी चीटिंग को और अपनी फैंटेसीज को, जो घटिया फैंटेसीज होती हैं, उनको जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढ लेते हैं. करियर, मजबूरी, सिस्टम ही ऐसा है, मैंने नहीं किया था वही मुझ पे चढ़ गया. डेवलपमेंट मैनेजर रंजना ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और उन्हें एक 4 साल का बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो अपने ऑफिस में एक जूनियर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है. अब इस अफेयर का जस्टिफिकेशन उन्होंने ये दिया कि वो और उसके हस्बैंड सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और रात को लेट 9 बजे घर आते हैं. सो ऐसे में उनके पास एक दूसरे से बात करने का टाइम ही कहाँ है. इसीलिए उनका मानना है कि अगर उनके ऑफिस अफेयर से उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है और उनके जूनियर को इससे करियर में ग्रोथ मिल रहा है, तो उस अफेयर में गलत क्या है? जस्टिफिकेशन सुन रहे हो तुम? अब तुम ये कह सकते हो कि ये जस्टिफाइड बात है. भाई ये बस और बस अपनी घटिया फैंटेसीज टू बी विद अ यंग गाय, क्योंकि उसको अट्रैक्टिव यंग फील हो रहा है. लाइक आई जस्ट सेड, जब वो वैलिडेशन का सप्लाई खत्म हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि नाउ यूर अ मदर, यूर अ मैरिड वुमन, सारी दुनिया को पता चल गया है, तो वो इधर उधर देखते हैं. दे लुक फॉर यंग गर्ल्स जो सिंगल हैं. तो ऐसे में जब कोई यंग लड़का जो डिजायर्ड है, जिसके पीछे 4 और लड़कियां हैं, आप पे लाइन मारता है क्योंकि उसकी भी ओल्डर वुमन की फैंटेसी है, तो आपको अब डिजायर्ड फील हो रहा है. अब आपको अपने हस्बैंड से ज्यादा मजा उसके साथ करने में आ रहा है, वो सारी चीजें जो आप अब तक अपने हस्बैंड के साथ कर रहे थे. तो ये बकवास चलनी शुरू हो जाती है और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे. बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी. अब इनका स्टेटमेंट काफी डिबेटेबल है, मेरे तो पल्ले में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट अफेयर्स का अगला इंपॉर्टेंट रीजन हाईलाइट किया, जिससे आज कई इंडियंस अफेयर्स करने के लिए ऑलमोस्ट वल्नरेबल हो चुके हैं, विच इज ओवरवर्क. आज इंडिया में 70% एम्प्लॉइज ओवरवर्क्ड फील कर रहे हैं. इंडिया के आईटी सेक्टर का ही एग्जांपल ले लो, वहां तो हर 4 में से 1 एम्प्लॉय हफ्ते में 70 आवर्स काम करता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे एवरी डे. ऊपर से इंडिया का एवरेज ऑफिस कम्यूट टाइम भी 55 मिनट्स है, मतलब एक एम्प्लॉय के करीब 12 घंटे तो ऑफिस के लिए ही चले जाते हैं. अब मिनिमम 7 घंटे तो किसी को भी सोना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह के लिए निकाल लो. सो क्या इंडिया में एक कपल को आपस में ठीक से बात करने का भी कोई टाइम मिलता है? क्या एक कपल को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से शेयर करने का, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करने का वाकई में टाइम मिलता भी है? एंड नहीं, मैं इसके वजह से होने वाले अफेयर्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक हम प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे ही नहीं, तब इसके सोल्यूशंस कैसे निकलेंगे? अब ऑफिस स्ट्रेस, ओवरवर्क एंड वियर्ड टाइमिंग्स में आप ऐड कर दो अरेंज्ड मैरिज सेटअप के एडेड इश्यूज. देखो, हर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 6 पिलर्स जरूरी है. हाई कॉर्पोरेट स्ट्रेस एनवायरनमेंट, वर्क शेड्यूल एंड ओवरवर्क की वजह से रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन इश्यूज कैसे हो रहे हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया. मगर इंडिया के अरेंज्ड मैरिज सेटअप में यूजुअली शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. एशली मैडिसन, जो भी ग्लेंडन की तरह ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है, उन्होंने जब अपने 75,000 इंडियन यूजर्स का सर्वे किया, तब उसमें सामने आया कि 75,000 यूजर्स में से 80% यूजर्स की अरेंज्ड मैरिज हुई थी. मतलब उस ऐप में जितने भी लोगों ने लॉगिन किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए, उसमें से 80% यूजर्स की अरेंज्ड मैरिजेस हुई थी. यार, I never wanted to talk about this, but let's talk about arranged marriages. लड़कों को ना बहुत बड़ा भ्रम है क्योंकि इंटरनेट पे कि अरेंज्ड मैरिजेस में ज़्यादा इज्जत मिलती है. कितने दिन इज्जत मिल जाएगी जब तक लड़की दबी रहेगी? साल, 8 महीना, खींच ले 1.5 साल, क्योंकि दबी पड़ी है वो, उसको डर है घर वालों का, तुम्हारे मॉम का, तुम्हारे डैड का.
उसके बाद क्या, वो एक कंसिस्टेंट पेस पे तुम्हारे लिए हर तरीके से रिस्पेक्ट लूज कर रही है। और ये बात ध्यान रखना कि रिस्पेक्ट कमांड करने वाला आदमी प्यार पाता है। लव इज ड्रिवन बाय रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट डज नॉट फॉलो लव। ये दो बहुत अलग चीजें हैं। सो इफ अ मैन इज चेजिंग लव, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। प्यार तुम कुत्ते से भी करते हो, ये बात ऐसे समझ लेना। बट रिस्पेक्ट जिसको तुम करोगे और उस रिस्पेक्ट से प्यार, एक साइड इफेक्ट होगा, वो रिलेशनशिप के स्टेबल रहने के और लॉन्ग रन में चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप अरेंज मैरिज करते हो, आपका पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम से सब कुछ चालू हुआ, फैमिलीज इन्वॉल्व हुए, और सबसे बड़ा पंगा जो इंडिया में है वो है डाउरी का। ऑल्दो लीगल नहीं है लेना, बट अब लोग गिफ्ट के लेन देन के नाम पे डाउरी का लेन देन करते हैं। और आपके पेरेंट्स जाके उस लड़की के घर के पेरेंट्स में जाके आपका रेट लगा के आ गए। रेट कैसे लगा के आ गए कि भाई हमारा लड़का इज वर्थ दिस मच, अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की हमारे लड़के से शादी करे। आपने जो कनेक्शन सोल का होना चाहिए, जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रस्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, वो सब हटा के आपने रिश्ते को पहले दिन ही पैसों से तोल दिया। आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखना शुरू कर गए। जब आपने ये काम कर दिया तो लड़की में तो आपके लिए गुस्सा भर जाएगा ना ही तो उसके घर वालों को कुछ कुछ करके पैसा जुगाड़ना पड़ रहा है, बट उसके बाद उसको इतना डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है दोनों साइड से कि ना ही तो मेरे घर वालों ने मुझे बेच दिया सामान की तरह, पर इसने साले ने खरीद लिया। तो आपको वो एक ढंग के इंसान की तरह नहीं देख रही। और ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लड़कों से, जो जस्टिफाई करते हैं इस चीज को। अबे तू आदमी ही कैसा है जो लाइफस्टाइल अपना और दूसरी लड़की का सपोर्ट नहीं कर सकता? मेरे भाई तू शादी करने ही क्यों चला है? अपने घूमने फिरने के और अपने राशन के पैसे पूरे नहीं कर पा रहा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू अफोर्ड ऑल ऑफ दैट फॉर द अदर गर्ल जो आने वाली है सामने से? लड़कियों के तो खर्चे ज्यादा होते हैं। वाई आर यू नॉट स्पेंडिंग टाइम बिल्डिंग योर सेल्फ अप, जिससे तू उस पोजिशन पे खड़ा होगी, भाई मुझे पैसे से कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड गर्ल फॉर माई सेल्फ। तब तुम जब उस अबंडेंट माइंडसेट में होगे, तब तुम एक ढंग का इंसान ढूंढने निकलोगे। तुम्हारा लॉजिक क्या है? अबे इसके खर्चे बढ़ेंगे, इतना तो सिक्योरिटी अमाउंट। अबे प्रॉपर्टी की खरीद बेच कर रहा है क्या? सिक्योरिटी अमाउंट मांग रहा है तू? भाई बहुत घटिया सोच लगती है मुझे। कोई कुछ भी कहे, कोई कहो भाई ट्रेडिशनल, ये वो फालतू बातें। कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंस नहीं सोच रहे। आप व्हाट अबाउट रीज में पड़े हो, हमें भी तो एलिमनी देनी पड़ती है। अबे तू शादी ये सोच के क्यों कर रहा है कि तेरा डिवोर्स हो जाएगा? 16 साल का बालक है तू, तेरे से 12वीं पास नहीं हो रही, तू ये सोच रहा भाई मुझे एलिमनी देनी पड़ जाएगी तो मैं पहले ही डाउरी ले लूं। ये सिक्योरिटी अमाउंट का इकट्ठा कर रहा है। बेवकूफ है क्या भाई? तू जीवन में कोई काम करने चलता है तो ये सोच के चलता है अरे मैंने 50 लाख बिजनेस में लगाया है, सारा डूब जाएगा तो मैं किसी और के पैसे पहले से ही मार के रख लेता हूं। पागल है भाई, क्या बोल रहा है? जाहिर है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये डेटा हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। नहीं, अरेंज मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी इंडिया में होने वाली शादियों में से 93% अरेंज्ड ही है, विच इज फाइन। प्रॉब्लम ये है कि द हिंदू के रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 में से 4 लड़कियों का उनकी शादी में कोई से ही नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है अरेंज्ड मैरिजेस का। यही तो, अगर योर पेरेंट्स हैव अरेंज्ड अ मीट फॉर यू, लड़का लड़की मिलते हैं, उनको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बात करने दिया जाता है, मिलने जुलने दिया जाता है। प्रॉब्लम वो नहीं है। एंड ऑफ द डे उनको हाथ में डिसीजन दिया जाता है कि अब आपकी इसमें मंजूरी है कि नहीं है, तो बात सही है। पर अगर अरेंज्ड मैरिज का आपका डेफिनेशन ये है कि भाई मुझे तो लड़की को देखने की भी जरूरत नहीं है, माँ देख के आ गई है, बाप देख के आ गया है, पैसे पूसे की बात हो गई है, शादी हो जाएगी, सुहागरात, दिमाग कहाँ घास चरने गया मेरे भाई तेरा? इफ यू आर नॉट अ मैन इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस इन लाइफ, जो कि ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है, अ रॉन्ग वुमन, अ रॉन्ग पार्टनर कैन रूइन योर लाइफ, तो भाई तू शादी करने ही क्यों चला है जब तुझे ये सब पता ही नहीं? वो किससे शादी करेंगे, कब शादी करेंगे, ये सब कुछ उनके पेरेंट्स उनके लिए डिसाइड करते हैं। और इसीलिए 2010 के एक दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 78% लड़कियां ऐसी थी जो अपने हस्बैंड को शादी के बस 1 महीने पहले से ही जानती थी। और उसमें से भी, ये ध्यान से सुनना, 78% में से भी 66% औरतें तो ऐसी थी जो अपने हस्बैंड से पहली बार
सीधा शादी के दिन पे ही मिल रही थी। अब ये डेटा पुराना जरूर है, लेकिन इसी की वजह से आज भी ऐसे कई कपल्स हैं जो 10 साल 20 साल से शादीशुदा तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के फर्स्ट चॉइस नहीं है। हाँ, इतने सालों में उन्होंने साथ रहना सीख लिया है, लेकिन उनके इंटरेस्ट, उनके गोल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करते हैं। अब अगर आप एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन गॉटमैन की एक स्टडी देखोगे, जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म मैरिज यानी कि 25 से 50 साल की शादी के सक्सेस को पता लगाने के लिए 156 मिडिल और ओल्ड एज कपल्स को स्टडी किया। इस स्टडी में उन्होंने सभी कपल से पूछा कि इतने सालों तक एक हैप्पी मैरिज के लिए उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या था, तो ऑलमोस्ट सभी कपल्स ने मेजरली ये चीजें लिस्ट की। इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर एक्टिविटीज वही है जो उन्होंने साथ में मिलके की थी, जैसे थिंग्स डन टुगेदर रिसेंटली, प्लान्स फॉर द फ्यूचर और उनके ड्रीम्स। इन्हें ही तो शेयर वैल्यूज और गोल्स कहते हैं, जो दोनों भी पार्टनर्स मिलके उनके लाइफ के लिए प्लान करते हैं और फिर उन्हें अचीव करते हैं साथ में मिलकर। इनफैक्ट अमेरिकन जिनके मैरिजेस का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, वहां पे भी जब कुछ सक्सेसफुल कपल्स को स्टडी किया गया तो उनमें से भी 64% कपल्स ने यही बताया कि उनकी मैरिज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से टिकी रही, शेयर्ड इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे कई चीजें थी जो उन्हें हमेशा साथ में करने में मजा आता था, और ये उनके लिए एक दूसरे की तरफ कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बल्कि ये उनका पैशन था। बट इंडिया में कपल्स का कॉमन इंटरेस्ट या फिर कंपैटिबिलिटी कहाँ देखी जाती है? शादी के मेजर फैक्टर्स तो सिर्फ कास्ट और इनकम स्टेटस होता है, बट वहीं पे अक्सर वर्क स्पेस में क्या होता है कि सिर्फ क्योंकि नेचर ऑफ वर्क सिमिलर है तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि किसी भी इंसान का उसके कॉलीग के साथ थॉट्स ज्यादा मैच करे, उन्हें सिमिलर काम करने में मजा आए और उनका गोल्स, उनके विजन भी एक दूसरे के साथ ज्यादा अलाइन हो। इसीलिए एक सर्वे में 50% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने बताया कि वो उनके साथ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं जिनके जॉब्स उनके जॉब्स के साथ सिमिलर हो। बट रीजंस जो भी हो, 100 बात की एक बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स घर बर्बाद कर देते हैं, परिवार तोड़ देते हैं, कपल के मेंटल हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन अगर ऐसे रिलेशनशिप्स में बच्चे भी हो जाए तो अपने पेरेंट्स के ऐसे ब्रोकन मैरिजेस की वजह से बच्चों को जिंदगी भर का ट्रॉमा हो सकता है। बेसिकली दिस इज हाउ इंडिविजुअल्स जो बहुत हेल्दी हो सकते हैं दिमाग से, वो इनसिक्योर, पीपल प्लीजिंग, वैलिडेशन सीकिंग रेड फ्लैग्स हो जाते हैं, जिसके बारे में तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो सारा टाइम। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे कई केसेस हैं जहां माँ बाप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर डिवोर्सेस की वजह से उनके बच्चों ने गलत कदम उठा लिए हैं। सो अब ऐसे में इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? वेल, कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिस पर कई साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर्स की एकता है कि राय है कि हाँ, ये टेक्निक्स एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए या फिर एक ब्रोकन मैरिज को फिक्स करने के लिए डेफिनेटली काम करती है। सबसे पहला है चैपमैन्स 5 लव लैंग्वेज। 1992 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर गैरी चैपमैन ने द 5 लव लैंग्वेजेस स्टडी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे तरीके बताए जिससे कपल्स अपने रिलेशनशिप के स्पार्क को मेंटेन रख सकते हैं। पहला है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी रेगुलर अप्रिसिएशंस करना, रोमांटिक टॉक्स करना, एक्सेट्रा। दूसरा है क्वालिटी टाइम एवरी वीक, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर, यानी अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट्स, स्टेकेशंस या फिर लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करना। तीसरा है गिफ्ट्स। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि गिफ्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो, पर ऐसी चीजें जिससे आपका पार्टनर अप्रिशिएटेड फील करे। चौथा है एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये काफी लोगों का लव लैंग्वेज भी होता है, जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कुकिंग हो गया, मसाज या ऐसा उनका कोई भी काम उनके बोले बिना करके उन्हें रिस्पेक्टेड और स्पेशल फील करवाता है। एंड लास्टली फिजिकल टच। अच्छा, फिजिकल टच में भी एक सर्वे ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोट किया। कपल्स जो ऑन एन एवरेज वीक में 3 बार फिजिकली इंटीमेट होते थे, उनके रिलेशनशिप के सक्सेस के चांसेस हायर थे एज कंपेयर्ड टू अदर कपल्स। I'll tell you what. How are you going to do all of this with a person जिससे ऑलरेडी तुम्हारी बन नहीं रही है 3 times a week, जब तुम्हें महीने में भी एक बार एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है? There's a point जिसके बियॉन्ड चीजें फिक्सेबल नहीं रहती हैं। It's better that you start working out, start traveling, save money to gain experiences in life, instead कि तुम उसको फालतू लोगों के, ओयो के और डेटिंग के बिल्स
भरने में वेस्ट कर दो. जस्ट बी विद योर सेल्फ, लर्न टू बी विद योर सेल्फ. हॉबीज कुछ अपनी बनाओ, कुछ ढूंढो, फिगर आउट करो जो तुम्हें पसंद हो. फोकस ऑन बीइंग अ बेटर पर्सन ओवरऑल, और तुम्हें उस तरह का इंसान अपने आप मिल जाएगा. रिमेंबर, एक लॉ है कि एवरीथिंग हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और मेरा मानना है कि इवन विद एनर्जीज ये बात बहुत सच है. एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. तो अगर आप एक सर्टन थॉट जो है लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सर्टन वर्ड्स चूज कर रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आसपास की दुनिया भी अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी. तो भाई कचरे के डब्बे में से सर निकालो एंड स्टॉप चेजिंग बटरफ्लाइज. फोकस ऑन बिल्डिंग अ गार्डन. यूल एंड अप फाइंडिंग अ डिसेंट पर्सन फॉर योरसेल्फ. और इन कॉन्वर्सेशंस में तो तुम जितना घुसते जाओगे ना, तुम्हें लगेगा दुनिया तो फेल ही हो रही है ओवरऑल. इट्स लाइक हम एज अ सोसाइटी ख़त्म हो रहे हैं, जो कि सच्चाई नहीं है. ये पहले भी हो रही थी चीज़ें, ये आज भी उतनी ही हो रही हैं. फ़र्क ये है कि आज लोगों के हाथ में इंस्टाग्राम है, बस इसलिए तुम्हें दिख रही हैं ये चीज़ें. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो भाइयों. ज़्यादा गिफ्ट विफ्ट खरीदने की और तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है किसी की, क्योंकि ये सब फेक लगता है. द ओनली वे यू कीप दैट स्पार्क अलाइव इन योर रिलेशनशिप इज़ बाय फाइंडिंग अ पर्सन जिसके साथ तुम्हारा इमोशनल कनेक्ट अच्छा हो और तुम्हारा ह्यूमर मैच करता हो, इज़ व्हाट आई बिलीव वर्क्स. क्योंकि जब तुम्हें एक दूसरे की बातें, रेफरेंसेस, जोक्स और साथ में देखने के लिए मूवीज़ कुछ पसंद नहीं आएंगी, तो कितना भी तारीफ कर लेना एक दूसरे की खूबसूरती की, घंटा कुछ नहीं होने वाला. तो रिमेंबर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.